चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन उसके पहले हम बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में सबको अगर ध्यान है तो उसमें हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन में हम मोल को बहुत यूज करते हैं। और सबको बेसिक नॉलेज जो मोल का है हमें आता सबको है, लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा तो रिवीजन भी होगा, तुम्हारे पता भी चलेगा तुम्हें कितना याद है, तो सब चीजें। इसलिए मैं एक चीज बोल रहा हूं, हम पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक समय जो आते हैं लेकिन हमें पास करना है, क्योंकि हम पास जितना करेंगे कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री उतना इजी लगेगी। तो वो छोटी छोटी चीजें जो हमें यूज करनी है इस चैप्टर में, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। ये नहीं बोलो कि हम पढ़ेंगे नहीं उसको, आगे पढ़ेंगे, बट अभी जितना बेसिक नॉलेज हमें चाहिए उसकी, जो हमें चाहिए जहां यूज होगा वो मैं बताऊंगा डिटेल में, हम चैप्टर लास्ट में पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक नॉलेज। तो मैं तुम सबसे पूछूंगा, सबको आता है ये मोल कॉन्सेप्ट? जो बोलो तो धीरे बोला कर, आवाज आ रही है, कभी बोला बता नहीं, इसलिए बोल रहा हूं। तो एक चीज बोलो, मोल कॉन्सेप्ट जो मोल है, यहां पर एक चीज बोल रहा हूं, मोल जो है, शायद आप सबसे पूछ रहा हूं, सबको आता है, मोल होता क्या है? मोल रिप्रेजेंट किसको करता है? मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है मोल। मींस जो मोल है वो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। और ये जो अमाउंट है ये कैन बी इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब इसको मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी की भी टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। और लिख भी ले साथ में, ध्यान रहेगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल ही होती है। अब लेकिन डिफरेंस मोल की यूनिट में और मोल में, इसमें होती है यूनिट इसकी MOL। तो ये भी ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स तो सोचते नहीं है कि वो आज तक लिखा क्या है। जब भी कहीं यूनिट लिखी होती है मोल की टर्म में तो उसमें पूरा MOLE नहीं लिखा होता है, उसमें MOL लिखा होता है ओनली, क्योंकि यूनिट उसकी MOL लिखा है तो वो यूनिट है, जबकि MOLE लिखा है तो वो अमाउंट है उसका, मास, पार्टिकल्स या वॉल्यूम किसी की भी। इस तरफ आ दिख रहा है तो देख लें। तो मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसकी यूनिट जो है वो MOL, मोल ही होती है। जब ये जो मोल है बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, बस जो बेसिक चीजें सबको आती है वही मैं पूछ रहा हूं। ओके, बचपन से पढ़ रहे हो मोल, पढ़ रहे हो तो अब मुझे बता दें, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं हम, या डिफाइन करते हैं। तो हम मोल को डिफाइन कर रहे हैं, 1 मोल को, 1 मोल को, क्योंकि 1 मोल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करने से कैलकुलेशन इजी होती है यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो हम 1 मोल को डिफाइन करते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो उसके 1 मोल में, लिख भी लेना साथ में, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.023 10 raised to the power 23। और ये 6.023 10 raised to the power 23 क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर, और शॉर्ट में Na पार्टिकल्स लिख सकता हूं। तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स है ये डिफरेंट सब्सटेंस में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कुछ भी हो सकते हैं ना, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस होते हैं Na पार्टिकल्स। और Na पार्टिकल्स मतलब ये कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, क्या हर बार किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में Na
एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या Na आयंस होंगे? ऑलवेज फिक्स होता है क्या ये? 1 मोल में Na एटम्स ही हो या Na मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, फिक्स है क्या? यहां पर ये चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। वो क्या रख लेते हैं कि 1 मोल में अगर मैं मॉलिक्यूल्स पूछूं तो भी 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, आयन पूछूं तो भी Na आयंस, एटम पूछूं तो भी Na एटम्स। रॉन्ग है। हमने यहां Na एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस लिखा है या और लिखा है, मतलब तीनों में से कोई एक टाइप के होंगे 1 मोल में पार्टिकल्स। तीनों एक साथ नहीं हो सकते। 1 मोल में Na एटम्स भी बोल दूं, Na मॉलिक्यूल्स भी बोल दूं, Na आयंस बोल दूं, रॉन्ग है। ये डिसाइड करेगा ओनली गिवन सब्सटेंस। है कौन सा सब्सटेंस हमें गिवन क्वेश्चन में, वो डिसाइड करेगा कि उसके 1 मोल में कौन से टाइप के पार्टिकल होंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं क्वेश्चन जैसे कि 1 मोल पोटेशियम मेटल, अब बताएं पोटेशियम जो है ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में कर रहा है? एटॉमिक फॉर्म में, एटम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इसमें Na मॉलिक्यूल्स 1 मोल में, Na आयंस या ओनली Na एटम्स? अब ये नहीं होंगे दो टाइप के, क्योंकि ये एटॉमिक सब्सटेंस है। पोटेशियम मेटल तो एटम है ना, तो इसके 1 मोल में Na एटम्स होंगे पोटेशियम के। अच्छा, इसी की जगह अगर मैं लिख दूं 1 मोल ऑक्सीजन, अब बताएं अब Na एटम्स या Na मॉलिक्यूल, क्योंकि ये O2 क्या है? मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके Na मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, लेकिन एटम्स पूछ सकता हूं इसमें, तो क्या Na एटम्स बोलूं क्या अब? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो पहले इसमें क्या बोलेंगे हम? Na मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसका 1 मॉलिक्यूल की बात करूं अगर O2 की, तो 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 1 मोल में 2 इंटू Na। क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल में तो फिक्स्ड है Na मॉलिक्यूल्स। अब 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो गए? 2 इंटू Na एटम्स। लिख भी ले, ध्यान रहेगा बस ये। तो एटम्स तो किसी में भी हो सकते हैं, तो ये चीज के लिए सबको। इसी तरह से अगर बोलूं 1 मोल अमोनियम, अच्छा अमोनियम जो बोला, अमोनिया नहीं बोला है, अमोनिया तो NH3 मॉलिक्यूल है, अमोनियम तो आयन होता है ना। अपना इसमें Na मॉलिक्यूल्स बोलूं क्या? बोलो, Na आयंस बोलेंगे, तो 1 मोल में Na आयंस हम बोलेंगे। अच्छा, इसमें एटम्स होंगे क्या? कितने? 1 मोल में कितने? 5 इंटू Na। तो ध्यान रखना भी आता है, 1 मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है? 1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो टोटल 5 एटम से मिलकर 1 आयन बना अमोनियम का। लेकिन 1 मोल में तो Na आयंस है ना, तो 1 आयन 5 एटम्स के इक्वल, तो Na आयंस कितने हो गए? 5 इंटू Na एटम्स के इक्वल। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखोगे कि जब भी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मोल को कहीं भी यूज कर, लिख बिल ध्यान रहेगा, मोल को कहीं भी यूज करना हो तो सबसे पहले ये चेक करना, और ना इसी में सिली मिस्टेक्स। मैं अभी बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं आज, सब चीजें होगी, वो बेसिक चीजें हमें आती है, नहीं कि हमें नहीं आता है चैप्टर, हमें सबको आता है, हम पढ़ चुके हैं पहले सब, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हमारे रॉन्ग करवाती हैं क्वेश्चंस, वो बस मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं पहले, इसलिए हमें आता है, बताओगे रिवीजन होएगा, और ना मैं बताऊंगा तो मेरा ही रिवीजन होएगा फिर। तुम लोग बताओगे? क्या बताओगे? जो मैं पूछूंगा वही बताना। तो देख लें से अभी बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूं। ये था ये एक ले सबको एक, तो 1 मोल अमोनियम। तो यहां पर एक चीज बोल रहा हूं, जब भी मोल का क्वेश्चन हो कहीं भी, सबसे पहले चेक करोगे वो सब्सटेंस एटम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या आयन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहां भी हमने वही चेक किया, लिख लिया सबने।
लिख भी लेना, साथ में लिख लिया करो। तो बताइए मीनिंग क्लियर सबको? अब ये तो हमने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में हमने 1 मोल को डिफाइन किया, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान हो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में तुमने सबसे ज्यादा 1 मोल का रिलेशन यूज किया इन टर्म्स ऑफ मास। तुम्हें ध्यान हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेराडेज लॉज में या सॉल्यूशंस में तुमने 1 मोल के मास को बहुत यूज करा। और किसी भी सब्सटेंस के अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, मतलब सब्सटेंस का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस फिजिकल स्टेट कुछ भी हो या एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो, उसमें सब आ गए, फिजिकल स्टेट भी हो गई, एटम मॉलिक्यूल भी हो गए। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब इसका मास क्या होगा? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को क्या बोलते हो? बोलो मोलर मास। मोलर मास ये लिखते हो। अच्छा मोलर मास क्यों बोला ये ध्यान रखना, अभी जो बोला अभी ये ध्यान में छोटी छोटी चीज है, सबको आता रटा हुआ है, बहुत खतरनाक कि 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं, लेकिन जिनको नहीं ध्यान, जबकि इसका खुद का नाम बता रहा है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है यही बता रहा है कि ये मोलर मास है, मैं याद ना हो तो भी बता रहा है खुद ही। कैसे? मतलब ये जो 1 मोल लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलर। अब ये मास था इसके आगे इसलिए मोलर मास बोल दिया। अच्छा तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम लिख दूं तो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। कोई टर्म हो ना, वो तो हमें पता है 1 मोल इसलिए लिख दिया मोलर। इसलिए तुम्हें अगर ध्यान हो थोड़ा सा सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत जगह मिलता था लिखा हुआ कि अगर कहीं पे लिखा हुआ मिले मोलर कंसंट्रेशन या मोलर सॉल्यूशन तो तुम उसकी कंसंट्रेशन 1m मानते थे ना, 1 ही लेते थे ना। उसका मतलब क्या है कि ये मोलर तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, वो मास था इसलिए मोलर मास बोला। लेकिन अब हमारे काम की चीज इसको यूज कैसे करेंगे हम? तो मैंने अभी जो सबसे पहले बोला था कि जब भी मोल को यूज करना हो सबसे पहले चेक करना कि सब्सटेंस एटम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? उसका रीजन ये हमें सबको पता है, सब बुक्स में यहीं तक लिखा होता है, लेकिन मैं जानबूझ के इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। उसका रीजन है ये सब्सटेंस। अच्छा तो अगर सब्सटेंस एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करे, जैसे मैं पोटेशियम के 1 मोल का मास बोलूं, 1 मोल का मास पोटेशियम के, तो बता पोटेशियम मॉलिक्यूल या एटम? तो इसका 1 मोल का मास मोलर मास होगा उसका एटॉमिक वेट इन ग्राम के इक्वल। मतलब तुम्हें मास को यूज करना तो भी तो चेक करना पड़ेगा सब्सटेंस एटम है या मॉलिक्यूल है, तभी तुम एग्जैक्टली लिख पाऊंगा कि क्या लिखना है मुझे। तो अगर एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सब्सटेंस तो एटॉमिक वेट इन ग्राम, लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो मुझे बता दे अगर मैं लिखूं पोटेशियम, इसका एटॉमिक वेट 39 होता है, जिनको ध्यान नहीं उनके लिए बोलो, तो बता इसके 1 मोल का मास क्या होगा? बोलो 39 ग्राम। क्यों? क्योंकि ये एटम है। अच्छा ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, अभी आवाज आई 32, इसलिए मैंने बोला जो मैं पूछूं वही बताना। अभी मैंने बोला था ना इसलिए बोला था, क्योंकि हमें ये नहीं कि नहीं आता है तो हम रॉन्ग करते हैं, हम उससे ज्यादा रॉन्ग करते हैं खुशी खुशी में। अभी आदम तो सुना ही नहीं कि मैंने क्या पूछा, मैंने दिखाया O2 लेकिन पूछा था एटॉमिक वेट। तो ये ध्यान रख, पूछ सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं। अब बता इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो बता इसका 1 मोल। अब ये क्या है? मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम मतलब 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 लेकिन O2 मॉलिक्यूल है। तो बता कब वो एटॉमिक वेट इन ग्राम के इक्वल लिखना है, कब मॉलिक्यूलर वेट ग्राम के इक्वल लिखना है, ये डिसाइड तो सब्सटेंस करेगा ना। फिर से वही जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बोल रहे थे, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज तो कि
सब्सटेंस कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एटम मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। आयन के लिए भी हम एटॉमिक वेट को ही या इनका, जैसे ये आयन भी दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे अमोनियम आयन है तो बताइए एटम है या मॉलिक्यूलर आयन है, एक से ज्यादा एटम्स है ना इसमें, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट कुछ होगी। चार्ज तो क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का मास में कुछ यूज करते नहीं है, तो यहां पर बता इसका मॉलिक्यूलर वेट ही हो जाएगा इसका सम ऑफ एटॉमिक मासेस। अगर होता O-2 तो बता O-2 मॉलिक्यूलर आयन या एटॉमिक आयन, तो उसका एटॉमिक वेट इन ग्राम में ले लेते हैं हम। तो ये चीज इसलिए हमने दो ही चीज लिखी वहां पर, ये क्लियर सबको। ये देखो ना, पोटेशियम अगर मैं तुमसे बोलूं 1 मोल कार्बन, इसका मास कितना है, 1 मोल कार्बन, इसका मास कितना है, मतलब अब ये क्या है, एटम है, तो एटम है तो इसका एटॉमिक वेट इन ग्राम के इक्वल। लेकिन अगर मैं बोल दूं 1 मोल CO2, अब बताएं कार्बन का, अब ये CO2 जो है ये एटम है या मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, दोनों ऑक्सीजन का 68 to 32, तो कितना हो गया 44। समझ है, सबको पता ही है कि मॉलिक्यूलर वेट सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो बताइए ये चीज क्लियर सबको, ये तो देख सकते हैं। तो 1 मोल कार्बन 1 मोल CO2 उनके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, ये सब ने लिख लिया है। तो मास ऑफ 1 मोल ये भी लिख लें, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, उसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम भी हो सकता है और एटॉमिक वेट इन ग्राम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सब्सटेंस एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम के इक्वल, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के इक्वल। ये चीज क्लियर सबको, और ये सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे। अच्छा मैं तुमसे यही पूछ लूं बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूले तुमने, अच्छा नंबर, अच्छा मैं तुम्हें क्वेश्चन में मास सबसे पूछना, सबको आता है, सबसे ज्यादा यही यूज करा है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, मोल का फॉर्मूला। मास अगर दे दूं तो बताए मोल ला सकते हैं क्या, ऐसे मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करते हो ना। अच्छा इस बिना फॉर्मूले के मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, खाली एक थ्योरी तुम जितना ज्यादा यूज करोगे, जिनको भी कैलकुलेशन टफ लगती है उनको मैं बोल रहा हूं स्पेशली, तुमने जितने ज्यादा फॉर्मूले यूज करे उतना तुम्हारी कैलकुलेशन लेंदी, क्यों, क्योंकि तुम पहले तो फॉर्मूला लिखते हो फिर डाटा पुट करते हो, तो लिखने में टाइम तो वेस्ट होता है ना। अब मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ लूं, मतलब 5 मोल CO2 का मास, 1 मोल का मास 44, तो 5 का कितना हो गया इंटू 44, यही कर दो ना। और तुम जो फॉर्मूला लिखते हो मोल इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, वहां भी तो n इंटू मॉलिक्यूलर वेट ही करते हो ना लास्ट में, तो यहीं से करो ना, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, लिखने में टाइम तो वेस्ट होगा ना मेरा। डायरेक्ट सोच लो 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट, तो 5 मोल का कितना हो गया इंटू 5 मॉलिक्यूलर वेट, से यही खत्म। अब ये चीजें ध्यान होगी तो हमारे कैलकुलेशंस आगे जो रेट ऑफ रिएक्शन में भी करेंगे हम यूज, वो सब काम आएगा। तो ये क्लियर सबको, ये अब ये लिख लिया सबने। अच्छा थर्ड मैं पूछ रहा हूं, अच्छा इसको वॉल्यूम की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो मुझे बता दें वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना होता है, मतलब 22.4 लीटर नहीं होता है, 22.7 भी नहीं होता है। एड, अब कुछ ने बोला भी एड STP, अच्छा एड STP बोलो तो भी नहीं होता है, आवाज आई जरा सी, सही बोला वो, क्योंकि बोला सबने लास्ट में सबसे, गैस के लिए होता है ओनली, इन दोनों में मैंने अभी तक फिजिकल स्टेट बोली क्या, बोल रहा था सब्सटेंस कोई भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, अब ये छोटी छोटी चीजें, इसलिए मैं ये बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं पहले, क्योंकि ये बेसिक चीजें हम गड़बड़ इन्हीं में करते हैं सबसे ज्यादा, ये नहीं कि हमें नहीं आता है इस वजह से हम यहाँ हैं, हम जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो इजी क्वेश्चंस थे उनकी वजह से आए, क्योंकि ये नहीं कि नहीं आता है, इजी क्वेश्चंस में खुशी खुशी में ज्यादा रॉन्ग करते हैं। अभी सबको आता था वॉल्यूम, लेकिन मतलब वो किसके लिए, ओनली फॉर गैसेस,
मतलब ये जो थर्ड वाला रिलेशन तुम पढ़ते हो ये सॉलिड लिक्विड के लिए है ही नहीं है, किसके लिए, ओनली फॉर गैसेस, और वो भी सब टेम्परेचर प्रेशर पर या ओनली एट एसटीपी, ओनली एट एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी होता है 22.4 लीटर। अच्छा मिलीलीटर में बोले तो इसी को इंटू 1000 कर दो तो 22,400 मिलीलीटर लिख ले। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो वॉल्यूम है इसमें फिजिकल स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर है क्या, ओनली किस पर है, एट एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस मतलब सॉलिड लिक्विड के लिए ये नहीं है, जबकि इन दोनों फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट्स में हमने कोई फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करी। तो तुमने ध्यान होगा, बता दूं, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर हो अगर तो तुमने वॉल्यूम सबका कंसिडर किया था या ओनली गैसेस का किया था। तो उसका दूसरी चीज ये जो लिखा हमने एसटीपी, एसटीपी इसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सबको पता है। अच्छा इसमें टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा 0, लेकिन तुम्हें ध्यान हो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर कोई भी हो, फॉर्मूला कोई भी हो, अगर उसमें टेम्परेचर यूज होता है तो देता मोस्टली वो तुम्हें डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में पुट करते हैं केल्विन में, तो 273 ऐड करते हो ना, लेकिन 273 एग्जैक्टली होता है या 273.15, 273.15 होता है। तो टेम्परेचर 273.15 केल्विन। अच्छा प्रेशर की वैल्यू 1 atm लिखते हैं, 1 बार क्यों नहीं लिख रहा बताऊंगा अभी तुमसे, उसका भी रीजन पूछूंगा। 1 atm लिख रहा हूं मैं, एसटीपी प्रेशर 1 atm। अच्छा मुझे बता सकते हो कि किसी भी गैस के 1, अच्छा इसमें गैस फिक्स्ड है कोई भी हो सकती है, मतलब नाइट्रोजन गैस हो, CO2 गैस हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम गैस हो, सबके 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर होगा। अब लेकिन ये लाए कैसे बताओ, अभी तुमने बताया ना सबने कि 22.4 लीटर लाए कैसे ये। तो एक चीज बोल रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान रखना कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में गैस के लिए चैप्टर कोई भी हो जाए, तुम्हें न्यूमेरिकल ना हो रहा हो तुमसे उसका, तो आइडियल गैस इक्वेशन पेपर पे लिखना, फिर क्वेश्चन पढ़ना, 100% तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा न्यूमेरिकल गैस के लिए। कुछ भी चैप्टर हो, कोई भी हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक भी हो, ये तुम्हारा हमेशा सॉल्व करवाएगी क्वेश्चन। अब यहां पे बताओ प्रेशर की वैल्यू 1 atm, वॉल्यूम लाना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल का ही वॉल्यूम ले रहे हो ना। अच्छा टेम्परेचर केल्विन में ही पुट करना है 273.15। अच्छा इस आर की वैल्यू पुट करनी होगी ना। ये फिर एक सिली मिस्टेक की जगह जो बहुत सारे स्टूडेंट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में गड़बड़ करते हैं, तो उसके लिए सुन लें, आर की वैल्यूज तुम 3 टाइप्स की पढ़ते हो, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब इन तीनों में से मैं कौन सी यूज करूं, तो सुन लें, कभी भी आर की वैल्यू कौन सी यूज करनी है ये हम डिसाइड डायरेक्ट नहीं कर सकते, और यही करते हैं आधे। जिसको डायरेक्ट हम नहीं बता सकते कि आर की वैल्यू क्या होगी, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड करेगा ओनली क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन डाटा की यूनिट वो डिसाइड करेगी कि आर की वैल्यू कौन सी यूज करनी है। अब यहां देखो, तो वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, प्रेशर किसमें है, एटीएम में, तो आर की वैल्यू जूल या कैलोरी में यूज करूं क्या, लीटर एटीएम में करूंगा यूज। तो एक ही तुमने हर जगह कहीं भी आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी तो हमेशा आर की वैल्यू लीटर एटीएम में ही पढ़ी है,
और किसी में नहीं रखी तुमने, क्यों नहीं करी? क्योंकि बता वहां पर, जबकि थर्मोडायनेमिक्स में तुमने मोस्टली आर की वैल्यू जूल या कैलोरी में करी है यूज, वहां हीट जूल या किलो जूल या किलो कैलोरी में होती थी। तो ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा, हम डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते आर की वैल्यू क्या है। इसलिए ये बेसिक चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं कि ये हमें आता है तो हमारा चैप्टर तो बहुत ईजी है। फिर सारे चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री वैसे बहुत ईजी है, बस जो चीज है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें हमें सबको याद रहती है कि ये तो इंपॉर्टेंट, लेकिन वो आया कहां से वो हमें बस पता हो। तो बता यहां पर अब मैं इस आर की वैल्यू पुट करूंगा 0.0821 लीटर एटीएम, और ये जब पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 22.4 लीटर। और ये जो R की वैल्यू है ना, ये हमने यहां यूज क्या करी, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और इसकी यूनिट बता, यहां R की यूनिट N और T से डिवाइड करोगे तभी तो R की वैल्यू आएगी ना, और N की क्या यूनिट, मोल, इसलिए पर मोल है। टेम्परेचर केल्विन में रख रहे हो इसलिए पर केल्विन भी है ना उसमें साथ। तो उन सब का रीजन तो फिर से यही है कि आर की यूनिट में इतनी सारी क्यों लिखी हमने चीजें, क्योंकि ये इसी आइडियल गैस इक्वेशन से है, और इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हो ना, इसीलिए। अच्छा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 0.0821 को अप्रॉक्स 1/12 लिख देते हो, तो कहीं भी आर की वैल्यू लीटर एटीएम पूरी केमिस्ट्री में यूज करोगे तो अप्रॉक्स अगर लीटर एटीएम में करते हो आर तो 1/12 लिख लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उससे। अच्छा, अब एक चीज यहां पर, अभी एक जो मैं चीज बोल रहा हूं मुझे बता, यहां पर अभी मैंने लिखा है 1 एटीएम, अब मैंने 1 बार क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन। अच्छा, अब एक चीज कई बुक्स में जो रॉन्ग लिखा होता है, नोट्स में भी लिखा होता कुछ के, कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी। एनटीपी कुछ होता ही नहीं है केमिस्ट्री में, पहली चीज तो ये क्लियर रखना। अब उसमें लिखा क्या होता है, डिफरेंस वो बताया था, प्रेशर नहीं। ये 1 एटीएम 1 बार, जबकि एनसीईआरटी में तुम देखना, तुमने ध्यान से देखा हो, पूरी एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है एनटीपी, उसमें ओनली एसटीपी ही लिखा है, और उसमें एसटीपी 2 तरह के लिखे हैं। ये जो मैंने अभी बताया, जो हम यूज कर रहे हैं वॉल्यूम, ये कर रहे हैं एसटीपी कंडीशंस में। मेडिकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस अभी भी इसी पर आते हैं, ओल्ड एसटीपी वाला ही वो वॉल्यूम मानते हैं मेडिकल एग्जाम्स में, लेकिन आईआईटी के क्वेश्चंस में या जेई वाले क्वेश्चंस में वो आजकल यूज करने लग गए न्यू एसटीपी। दोनों एसटीपी कंडीशंस ही हैं, बस ये ओल्ड है वो न्यू है, बट एनटीपी कुछ नहीं होता केमिस्ट्री में, ध्यान रखना। तो कुछ मतलब नहीं है एनटीपी का, कहीं भी पढ़ लो तो रॉन्ग है वो। टेम्परेचर दोनों में सेम ही होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर होता है 1 बार, 1 बार। और तुम्हें अगर ध्यान हो थोड़ा सा, प्रेशर जो है इसको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, यह भी मत लिखना, ये चीज वो लिख लेना बस, प्रेशर तुम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में एटीएम में ही पढ़ते हो, लेकिन उसको ऑलमोस्ट इक्वल्स टू बार ही लिख देते हो। लेकिन क्या एग्जैक्टली दोनों इक्वल होते हैं क्या? तो क्या बोलते हैं 1 एटीएम एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या होता है 1.013 बार, लेकिन तुम इसको कैलकुलेशन के लिए ऑलमोस्ट 1 बार लिख देते हो ना। लेकिन बता, अब मैं तुमसे पूछूं, ये एनसीईआरटी में लिखा हो जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर 0 इसी से लाऊं, अब न्यू एसटीपी में 1 मोल गैस का वॉल्यूम फाइंड करूं, 1 मोल गैस का वॉल्यूम फाइंड करूं, तो बता यहां मोल तो 1 ही रखूंगा,
टेम्परेचर केल्विन में वही रखूंगा, लेकिन प्रेशर मुझे यहां एटीएम में अगर रखना है तो बताओ क्या एग्जैक्टली 1 बार रखूं? बोलो 1 बार की वैल्यू तो क्या होगी एटीएम में 1/1.013 बार, तो बताओ 1/1.013 रखूंगा तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा थोड़ा बहुत, तो बताओ वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 आएगी या 22.7 आएगी? अभी कुछ ने बोली थी 22.7, वो क्यों बोली थी? वो न्यू एसटीपी आईआईटी में जेई में तो ये यूज करते हैं आजकल, क्योंकि एग्जैक्ट ये हो गया मोर करेक्ट, इसलिए तुमने पूरी एनसीईआरटी में लिखा प्रेशर एटीएम में नहीं लिखा मिलता, चाहे वो कहीं भी हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हो चाहे कहीं भी हो, वो हमेशा 1 बार लिखते हैं या बार में लिखते हैं एट, क्यों? क्योंकि वो न्यू एसटीपी कंडीशंस मानने लग गए। तो ये जो चीजें लिखी है एनसीईआरटी में उसका मीनिंग तो बताओ हमें, क्योंकि हमें आता सबको हमें सब कुछ, लेकिन जितना हम डीपली अब क्योंकि असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो बहुत हो के रॉन्ग होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कब फर्स्ट करेक्ट है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कब नहीं है, तो वो इन छोटी छोटी चीजों की वजह से। ओके, अगर मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए कि 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर होता है गैस का या 22.7 होता है, तो आप मोल करेक्ट कौन सा मानोगे? न्यू एसटीपी वाला ही मानोगे ना फिर तो ये चीज है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं न्यू एसटीपी में वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी न्यू, तो कितना होता है वॉल्यूम 22.7, ला इसी से रहे आइडियल गैस इक्वेशन से, लिख भी ले, ध्यान रहेगा। तो ये चीज ले सबको है। तो आर की वैल्यू ये हमने यूज हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन में, ये केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज करेंगे हम, और अभी हमें पता है तो वहां पर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन वहां भी काम आएगी। अब ये तो हमने बोला। अच्छा, इसमें लेकिन ये प्रेशर वॉल्यूम की यूनिट्स भी बहुत तरह की यूज करेंगे, तो जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो यही बता दूं उनका कन्वर्जन भी, या जो हमें पता है सिंपल सा कन्वर्जन बहुतों को याद है। अच्छा, सॉल्यूशन चैप्टर का तुम्हें ध्यान हो तो तुम्हें वहां पर वेपर प्रेशर तुम पढ़ते थे, और वेपर प्रेशर एटीएम से ज्यादा तुमने वहां यूज किया था एमएम या टॉर में। तो मुझे बता 1 एटीएम को अगर मैं टॉर में कन्वर्ट करूं तो कितना होता है? 760 टॉर ही होता है। एमएम में बोलूं तो भी 760 एमएम ही होता है, तो 760 टॉर 1 एटीएम के इक्वल या 760 एमएम के इक्वल ही होता है। अच्छा, सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर 10 से डिवाइड कर दो तो 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, बट ज्यादा यही काम आता है। अच्छा, इसकी जगह वॉल्यूम की भी यूनिट्स यूज करते हो, मोस्टली तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में लीटर में लेना है हमने, लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब में दे दूं तो या सीसी में दे दूं तो वो होते क्या है? सेंटीमीटर क्यूब या सीसी मिलीलीटर ही होता है। इसी तरह से लीटर में दे दूं तो, अच्छा लीटर लिखूं या डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब, बात एक ही है, तो डेसीमीटर क्यूब या लीटर, यही क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मिलीलीटर ही बोल सकते हो, या 10⁻³ भी बोल सकते हो। इसी तरह से एक और कन्वर्जन पढ़ते हो इसमें मीटर क्यूब में, ये सब भी वॉल्यूम की यूनिट है, तो मीटर क्यूब जो है वो क्या है 1000 लीटर या 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, जो बहुतों को याद है वो सेंटीमीटर क्यूब वाला, बट पता है क्या वो 1000 लीटर, क्योंकि लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इंटू 1000 और कर दो 10⁻⁶ हो जाएगा, लिख लें। तो ये कन्वर्जन जो डिफरेंट चैप्टर्स में दोनों के काम आएंगे वो मैंने एक साथ बता दिए कि आगे वाले चैप्टर्स में हम डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें अभी से मैं आ गई तो आगे तो फिर बहुत इजी कैलकुलेशन।
अच्छा, ये जो मोल हमने बोला सर, तो यहां पर हमने मोल को रिप्रेजेंट 3 टाइप से किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में, मास की टर्म में और वॉल्यूम। लेकिन मुझे बता दें वापस से, वॉल्यूम सबके लिए कंसिडर करोगे क्या? बोलो, ओनली फॉर गैसेस। और दूसरा कब कराइए हमने, ये जो डिफाइन कराइए, वॉल्यूम ऑफ गैस है या एचटीपी भी है साथ में? एचटीपी भी है साथ में। जबकि मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए है, कंडीशंस कोई भी हो टेम्परेचर प्रेशर की, सबके लिए है वो। अच्छा, इन्हीं से फिर हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलेज भी डिफाइन कर देते। तो इसी में लिख लें नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मूलाज ऑफ मोल्स। फॉर्मूलाज ऑफ मोल्स। फॉर्मूलाज ऑफ मोल्स। अब फॉर्मूलाज ऑफ मोल्स में सबसे ज्यादा जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मोल, अच्छा मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो, मोल जो सबसे ज्यादा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज किया, वो सबसे ज्यादा हमने यूज किया इन टर्म्स ऑफ मास ही। तो मुझे बता दें, अगर मास गिवन है तो मोल ला सकते हो। कैसे लाओगे? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान से देखें, इन ब्रैकेट मैंने क्या लिखा? ग्राम। मतलब अगर मुझे मोल लाना है तो मास मस्ट बी ग्राम, इन ग्राम। क्योंकि अगर वो किलोग्राम या मिलीग्राम में हुआ तो उसको ग्राम में चेंज करके पुट करोगे इस फॉर्मूले में। क्यों? वेरी गुड। मोलर मास ग्राम में ही होता है, हमने वो लिखा ना, मोलर मास एटॉमिक वेट इन ग्राम या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो जब ये ग्राम में है तो यहां भी जो वैल्यू पुट करोगे वो ग्राम में होगा, तभी तो सेम यूनिट में डिवाइड करोगे ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। लेकिन मैं मोलर मास नहीं लिखूंगा फिर मैं जानबूझ के, क्योंकि सब्सटेंस जो है वो एटम हुआ तो फिर बता मॉलिक्यूलर वेट रखोगे या ओनली एटॉमिक वेट रखोगे? अच्छा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल हुआ तो फिर एटॉमिक वेट से डिवाइड करूंगा मॉलिक्यूलर वेट से। इसलिए मैं जानबूझ के दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं कि तुम्हें देखो, आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कि सब्सटेंस मॉलिक्यूल है या एटम है। क्योंकि सब्सटेंस एटम हुआ तो एटॉमिक वेट इन ग्राम से डिवाइड करूंगा, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम से डिवाइड करूंगा। अच्छा, ये फॉर्मूला लाए कैसे? खाली नॉलेज के लिए बोला, लिखने की कोई जरूरत नहीं है उसको। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लाए कैसे? तो मैं सिंपल सा तुमसे पूछो, अभी जो हमने पढ़ा था ना, हमने क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स अब कैलकुलेट करने, फाइंड करने मुझे। तो हमने अभी क्या बोला कि किसी भी सब्सटेंस के, अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो, ओनली मॉलिक्यूल बोल रहा हूं स्पेसिफिकली, तो बोला 1 मोल का मास, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम बोल दूं अब एग्जैक्टली अब तो 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होता है। मतलब उल्टा भी तो बोल सकता हूं कि उसके MW ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं? 1 मोल होते। 1 मोल का मास MW ग्राम, तो उल्टा भी तो बोल सकता हूं MW ग्राम मास है तो उसमें 1 मोल है। तो बताएं 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1/MW। तो बता W ग्राम में कितने होंगे? ना बता, उसी थ्योरी से तो फॉर्मूला बनाया ना हमने। इसलिए मैंने बोल, मेन चीज है वो जो स्टेटमेंट, थ्योरी मेन इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो थ्योरी से बना रहे हो तुम, हमने को डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूला, जो हमें आता था उसी से लिखा ना। लेकिन बार बार ये ना लिखना पड़े इसलिए हमने फॉर्मूला बना लिया शॉर्ट में। इसी तरह से जरा अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दूं तो मोल ला सकते हो क्या? कैसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्वेश्चन में अगर गिवन है डाटा, मास की जगह मॉलिक्यूल्स दे दिए तो डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर Na। अच्छा, Na से डिवाइड क्यों करा? फिर से वही सोचो, Na मॉलिक्यूल्स में 1 मोल, तो मतलब
वन में कितने होंगे, 1/Na, तो एक्स मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, x/Na, लिख लें। अच्छा, लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दे दूं तो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दे दूं क्वेश्चन में, तो कैसे लाओगे, 22.4 लीटर में 1 मोल, तो v लीटर में कितने मोल, v अपॉन 22.4, मतलब 1 मोल की वैल्यू से ही तो डिवाइड कर रहे हो, तो गिवन मास या गिवन मॉलिक्यूल्स या गिवन वॉल्यूम को, मतलब पर मोल की वैल्यू से डिवाइड करना, लिख लें। अच्छा, लेकिन वॉल्यूम लीटर में गिवन है क्वेश्चन में या मिलीलीटर में गिवन है, ये ध्यान से चेक करना, क्योंकि अगर वॉल्यूम मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में हुआ तो बता फिर 22.4 से डिवाइड करोगे या 22,400 से, तो वो डिपेंड करेगा लीटर में है या मिलीलीटर में है गिवन वॉल्यूम एसटीपी। अच्छा, लेकिन एक चीज बता, ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है, ये सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए एप्लीकेबल है या ओनली फॉर गैसेस, लेकिन किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर एप्लीकेबल है क्या ये, कब है, ओनली एट एसटीपी। अगर टेम्परेचर प्रेशर, अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, टेम्परेचर प्रेशर मैंने अदर देन एसटीपी दे दिया, तब कैसे लाओगे मोल, वेरी गुड, ध्यान रखना है पूरी केमिस्ट्री में, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, जब भी गैस के लिए तुम्हें कुछ भी ना आएगा, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से भी तो पीवी बाय आरटी इक्वल्स टू मोल लिख सकते हो ना, तो ये जो है ये कब है, प्रिवेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अदर देन एसटीपी। अच्छा, एसटीपी हो तब भी तो यूज कर सकते हो ना इसको, क्योंकि ये लाए तो आइडियल गैस इक्वेशन से 22.4 लीटर पी, तो ये हर जगह काम आएगा, चाहे टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी के हो चाहे ना हो, सब में एप्लीकेबल होगा ये, तो ये चीज क्लियर सबको है। अब लेकिन इनमें एक जो इंपॉर्टेंट, भाई सबसे पहले जो बोला था, तो अगर वॉल्यूम है तो तुम्हें मतलब फिजिकल स्टेट को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबके लिए कंसिडरेबल है या ओनली फॉर गैसेज, ओनली फॉर गैसेज, ओनली फॉर गैसेज। जबकि बताइए जो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले हैं ये ओनली फॉर गैसेज या फॉर सॉलिड लिक्विड गैस, सबके लिए, फॉर सॉलिड और लिक्विड और गैस। अच्छा, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हमने बोले। अच्छा, लेकिन मुझे एक बताइए, ये जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड की मैं बात करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो फॉर्मूला है थर्ड ये अगर मैं तुम्हें सब्सटेंस बोल दूं गैस है एट एसटीपी, गैस एट एसटीपी है, उसका वॉल्यूम गिवन है, तो बताओ उसी गैस के का मास ला सकते हो। अच्छा, गैस के लिए ये तीनों फॉर्मूले इक्वेट कर सकता हूं ना मैं, एक डाटा से मोल ले और दूसरों में पुट कर सकता हूं ना, सेम सब्सटेंस के लिए अगर गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन था तो मोल ले आओ और उसी को मॉलिक्यूल वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे एन को, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ला सकता हूं, या मास वाले में पुट कर दूं तो एन इंटू एमडब्ल्यू करके मास भी ला सकते हो, तो जब मीनिंग ले सबको। जब मोल जो है, ये मोल के हमने डिफरेंट फॉर्मुलेज बोले, लेकिन ये जो मोल के फॉर्मुलेज हैं इनका तुमने बहुत यूज करा एक कंसंट्रेशन टर्म में, जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम आती है। अच्छा, मैं तुमसे पूछ, सबको आता है, अच्छा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, कंसंट्रेशन को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हो ना, क्या लिखते हो, N/V लिखते हो ना। अच्छा, वो N/V है क्या एक्चुअल में, मोलैरिटी,
तो बता कंसंट्रेशन टर्म जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में वो ओनली कौन सी यूज करी उन्होंने, मोलैरिटी यूज करी। एनसीईआरटी में नॉर्मेलिटी कहीं नहीं लिखी है, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, कहीं नहीं, तुमने ध्यान से देखना उसमें कहीं पर भी नहीं लिखी है हर नॉर्मेलिटी, उन्होंने हर जगह लिखी है मोलैरिटी। चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें तुम नॉर्मेलिटी बहुत काम में लेते थे, वहां भी उन्होंने मोलैरिटी से इक्वेशन सॉल्व करे। तो ये मोलैरिटी जो है ये हमारे केमिकल काइनेटिक्स में भी काम आएगी। तो थोड़ा सा मैं उसी का मीनिंग तुमसे पूछ लूं तो बता, मोलैरिटी जो है ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो ना। अब ये जो मोलैरिटी है, ये अगर मैं तुमसे क्वेश्चन बोलूं कि अगर लिखा है किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.2 m है, तो इसका क्या मीनिंग है? ये 0.2 m क्या रिप्रेजेंट करती है? न्यूमेरिकल वैल्यूज की। उस सॉल्यूशन में 0.2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा ये 0.8 होता तो मतलब ये मोलैरिटी रिप्रेजेंट किसको करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब ये सिंपल डेफिनेशन भी बहुत काम आएगी हमारे, फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं N/V, वो तो हमें रटा हुआ सबको, डेफिनेशन भी बहुत काम आएगी। खाली मीनिंग ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो लिख लें इसमें मोलैरिटी कैपिटल M। बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स में सॉल्यूशन से पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता रहा, मैंने बोला जो बेसिक चीजें काम आनी वो बता रहा हूं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। मोलैरिटी कैपिटल M, इसमें लिख लें इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, present in 1 liter solution, present in 1 liter solution। अब बताइए इसका सिंपली फॉर्मूला क्या लिख देते हो, N/V, बट एग्जैक्टली लिख भी लेने आंसर बोर्ड पे से, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती, अभी बता दो बेटा। मोल की यूनिट खुद क्या होती है, मोल, वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, तो क्या हो गई मोल पर लीटर लिख देते हो शॉर्ट में। अच्छा लेकिन हमने MOLE लिखा क्या, क्योंकि वो तो अमाउंट हो जाएगा, वो तो किसी भी टर्म में हो सकता है, फिर जबकि यूनिट है तो MOLE ही लिखा ना हमने ओनली। वो बात अलग है, तुम पहले चाहे MOLE लिख देते साथ में, लेकिन वो रॉन्ग है ना फिर भी, ये चीज के लिए सबको। तो मोल पर लीटर। अच्छा लेकिन अब एक चीज, कुछ स्टूडेंट्स ने तो खतरनाक जो इसमें रट लेते हैं, उनको तो कुछ को तो बहुतों को इसमें फॉर्मूला ही रटा हुआ है खतरनाक। इन मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, जबकि बता मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला या N/V है सिंपली फॉर्मूला। इतना सा ध्यान रखना, बता जरूरी है कि हर बार मैं तुम्हें मास ये दूं मोल लाने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दूं तो। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन जो पहले नीट में आया था, उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था, वो बोलता मोलैरिटी बताओ उसकी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भाई Na से भी तो मोल ला सकता हूं ना, तो वो मैं बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले याद नहीं करने, सिंपल जितना बहुत है वो जरूरत है उतना याद रखो बस फॉर्मूला। बताइए ये चीज के लिए सबको है। अब ये तो हमने बोला मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी नहीं, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले। लेकिन अब इसमें जब हम मास को यूज करेंगे तो उसमें मास बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम या मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम करोगे ना। अच्छा ये जो मॉलिक्यूलर वेट है वो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस का ही सम होगा ना। मतलब चाहे मुझे मॉलिक्यूलर वेट यूज करना हो काम में तो मुझे एटॉमिक वेट ही आएगा। अच्छा एटॉमिक वेट जो है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, तुम मॉड्यूल में भी देखोगे, कहीं भी देखोगे, एनसीईआरटी में तुम्हें वो जनरली एटॉमिक वेट लिखकर नहीं देते। तो जो कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट तुम्हें याद होने चाहिए।
एग्जाम में क्वेश्चन के भरोसे मत जाना कि एटॉमिक वेट तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम एग्जाम के भरोसे चले गए कि वहां मिल जाएगा तो हो सकता है तुम्हारा भरोसा टूट जाए वहां, क्योंकि वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे एटॉमिक वेट्स जो कॉमनली उनके अलावा हुआ तो वो खुद लिख कर देगा। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, लिख लो बोर्ड में से। तो ये कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक वेट्स तुम्हें याद होने चाहिए। जो चारों हेलोजेंस तो वैसे ही बहुत कंपाउंड से मिलती हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, इनके भी एटॉमिक या कंपाउंड्स मिलते हैं हमने। तो जो कॉमनली कंपाउंड सबसे ज्यादा जिनके मिलते हैं वो मैंने सब बता दिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो एटॉमिक वेट्स जो हमने बोले, इनसे एटॉमिक वेट्स हम सम कर देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी आ जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का। अब ये जो हमने लिखा है सबको यूज, सिंपल सा, थोड़े से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट जो चीजें काम आनी है, या यहाँ पर एक और जो हम यूज करेंगे इसमें वो हम यूज करते हैं आगे केमिकल। अच्छा, हम जो रेट ऑफ रिएक्शन, या तुम्हें सबको ध्यान हो केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन ही स्टडी करते हो ना सबसे ज्यादा, पूरे चैप्टर में हम सबसे ज्यादा कैलकुलेट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की करते हैं। अच्छा, हमने जितने भी अभी तक मैंने सारा मोल कॉन्सेप्ट बताया, इसमें कहीं भी रिएक्शन के लिए कुछ बोला क्या मैंने अभी तक? हर चीज में लिखा है ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी गैस, मतलब अकेले सब्सटेंस का बोला था। लेकिन वही सब्सटेंस अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन में यूज करूंगा उनकी कैलकुलेशन, तो बता दूं उसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हो ना। अब इसका डिटेल में तो क्वेश्चन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट तब मैं करवाऊंगा, लेकिन जो हमारे केमिकल काइनेटिक्स में काम आएगा बेसिक नॉलेज इसकी, और ये हमें यूज करना था, हम क्वेश्चंस कर लेंगे। और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, बस आता हमें सबको है सब। स्टोइकियोमेट्री, अच्छा जैसे मैं बोलूं कोई रिएक्शन है, ये कोई अच्छा, ये जो कोई भी रिएक्शन है इसमें जो बैलेंस, अच्छा बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑन बोथ साइड्स बिकम्स इक्वल। अच्छा, चेक कर सकते हो, 2 नाइट्रोजन एटम दोनों साइड इक्वल, 6 हाइड्रोजन एटम 6 हाइड्रोजन एटम इक्वल, तो बैलेंस इक्वेशन है। फिजिकल स्टेट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता बैलेंसिंग में। अच्छा, ये जो बैलेंस इक्वेशन है इसमें जो ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हो। अच्छा, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं हमें, बोलो, या दूसरी तरह से पूछो इसको मैं, कि कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स
हमारे अकॉर्डिंग रिएक्शन करते हैं या अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करते हैं? अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बहुत काम आएगा, सबसे पहले यही काम में आएगा। इसका मीनिंग क्या है ये हमें आता है, हमें रीजन भी आता है। बताऊं आगे वो क्वेश्चन क्या पूछूंगा मैं। तो ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमें कि 1 मोल, मतलब मोल का रिलेशन बताता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, कि किस रेशियो में वो रिएक्शन करके किस रेशियो में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 3 मोल हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। मतलब क्या है, अगर मुझे 1 मोल नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो वो कब कंज्यूम होगा, जब मैं 3 मोल हाइड्रोजन लूंगा। अच्छा 3 से कम ले ली तो कंज्यूम होगा क्या? तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ ना कि इसके 1 मोल के लिए कितने मोल चाहिए। अच्छा उधर कितने प्रोड्यूस हुए? 2 मोल। मतलब क्या है, मतलब बिफोर रिएक्शन टोटल मोल कितने चाहिए? 4, लेकिन प्रोड्यूस कितने हुए? मोल कंजर्व रहे क्या? नहीं रहे, क्योंकि तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। तो पढ़ा क्या? मास नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और पूरा बोला, आधा अधूरा बोलते हैं, आधा याद रहता है बाद में। तो अब यहां पर अब ये एग्जाम का क्वेश्चन फिर से आगे लिखवाऊंगा, बट मैं भी बोल रहा हूं, उसने इतना सा क्वेश्चन पूछा था बस कि 4 लॉज के नेम लिखे थे और पूछा था इन चारों में से, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं बोलूं, कि बैलेंस्ड इक्वेशन जो होती है, बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, वो कौन से लॉ पर बेस्ड होती है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हुआ तो वो बैलेंस्ड ही नहीं है इक्वेशन। चेक कर लो, हमने बोला ना बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो चुका। कैसे? अच्छा अब हमने जो अभी थ्योरी पढ़ी थी वो भी काम आएगी साथ में इसमें। अच्छा हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, उसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, अगर वो मॉलिक्यूल है तो, एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम। अब बताएं तीनों क्या है? मॉलिक्यूल। तो इन तीनों के 1 मोल का मास, इनका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम ही होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं इन तीनों के मोल्स को मास में चेंज करो, तो बता इसके 1 मोल का मास ही है ना, चेंज करूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम 14 या 28, क्योंकि 14 तो एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूल है तो 28 ग्राम ही हो गया ना 1 इंटू। अब मैं फॉर्मूले से भी ला सकता था ये, लेकिन क्यों लिखूं मैं फॉर्मूले से? मैं पहले लिखता N इक्वल टू W बाई MW, फिर N इंटू MW करता। तो उससे अच्छा था डायरेक्ट सोचो ना, 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम, तो 1 इंटू 28 ग्राम ही हुआ ना, N इंटू MW तो करा ना मैंने। तो वही फॉर्मूला। तो मैं एक चीज बोल रहा हूं, फॉर्मूले तुमने जितने ज्यादा यूज करे तुम्हारी कैलकुलेशन लेंदी, इसलिए मैं बेसिक चीजें पहले बता रहा हूं ये, क्योंकि वो आता है हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। और जिनको भी फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है उसका रीजन ये, ओके टाइम बहुत लगा देते हैं हम, फिर हमारा क्वेश्चन पेपर छूटता है एग्जाम में। जबकि बता यहां पर डायरेक्ट सोचो, अब बता इसके 1 मोल का मास, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 या 2? तो एटॉमिक वेट 1 होता है हाइड्रोजन का, तो मॉलिक्यूलर वेट तो 2 ग्राम, लेकिन है कितने मोल? तो 1 का 2 तो 3 का कितना हो गया? 6 ग्राम। इधर इसका कितना रिएक्शन कर रहा है नाइट्रोजन? 28 ग्राम। तो बता टोटल मास बिफोर रिएक्शन कितना है? 34 ग्राम। 1 मोल। अच्छा ये एटम या मॉलिक्यूल? तो 1 मोल का मास, इसका मॉलिक्यूलर वेट, सम ऑफ एटॉमिक मासेस 14 प्लस 3 17, तो बता 2 मोल का 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हुई। कंजर्व है ना मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल होगा तभी वो बैलेंस्ड होगी। अगर तो ये अनबैलेंस्ड होती तो ये फुलफिल होता भी नहीं। कर लो सबके कोएफिशिएंट 1 1, या इसका 1 1 2 कर दो, नहीं आएगा मास इक्वल। बता मीनिंग क्लियर सबको है? अब ये जो है, तो बता ये जो रिएक्शन होती है वो हमारे अकॉर्डिंग है बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग? तो इसका मीनिंग लिख लेना, ये रिप्रेजेंट क्या करती है? स्टाइकोमेट्री लिख लें, इट रिप्रेजेंट्स स्टाइकोमेट्री, हेडिंग में लिख लें।
स्टैइगोमेट्री में लिख लें, इट रिप्रेजेंट्स the ratio, it represents the ratio in which number of moles of reactants react with each other to give number of moles of products, तो ये क्लियर सबको, किस रेशियो में उनके, अच्छा रेशियो क्यों बोला, बिकॉज द स्टैइगोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेशियो तो फिक्स रहेगा ना, 1:3:2 ही, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मोल इसका 3 मोल से रिएक्शन करेगा तब जाकर इसका 2 मोल प्रोड्यूस होगा। तो मैं तुमसे डायरेक्ट वर्बली पूछा हूं क्वेश्चन, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए, 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल नाइट्रोजन लेने पड़ेंगे? तो बता, तुमने डायरेक्ट बताया, पहले इनका रिलेशन यूज किया था। मैंने क्या बोला, 4 मोल अमोनिया, जिनको कंफ्यूजन ध्यान सुन ले, 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल नाइट्रोजन लेने पड़ेंगे? तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में गिवन मोल हो, उनकी रिएक्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग होगी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है कि 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल लेने पड़ेंगे? 1 मोल। तो पहले बैलेंस्ड इक्वेशन यूज करो, देन गिवन मोल इन द क्वेश्चन पर काम आएगा। तो बता, 2 मोल के लिए 1 मोल, तो 4 मोल के लिए कितने हो जाएंगे? 2 मोल। या उल्टा पूछ लो, 9 मोल हाइड्रोजन लेने पर कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगी? 9 मोल हाइड्रोजन लेने पर कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगी? तो बता, अब हाइड्रोजन अमोनिया का रिलेशन चेक करोगे, 3 मोल से 2 मोल, तो 1 से कितना हो गई? 2/3। तो 9 मोल से कितनी हो गई? 2/3 मतलब 6 मोल। अब चाहूं मैं तुमसे मास पूछ लूं तो भी मोल लाओ, चाहो जिसमें चेंज करो उसको, फॉर्मुलेज हमारे पास है, थ्योरी हमने पढ़ ली जो इसकी सिंपल सी काम की थी हमारे, ये समझ में। अब ये जो हमने पढ़ा है थोड़े से बस 2-4 क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होगी ये वो, लेकिन काम आएगा आगे चैप्टर्स में भी। तो अभी से इजी हो जाएगा, सब चीजें बेसिक चीजें में आती सबको है। और लेकिन एक चीज मैं बोला पढ़ाने के पहले, कि अब तुम जब यहां आ गए हो पढ़ने के लिए, तो बस ये सोच के मत पढ़ना, बैठना यहां पर क्लास में कि हम रिपीट करने आए। ओके, अगर तुमने ये सोचा रिपीट करने आए तो फिर तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे। बस इतना सा सोचना कि हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। अब जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, वो पास्ट हो गया, अब उसको हम बदल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हम उसका। अब जो आगे है वो हम अच्छा कर सकते हैं, इसलिए रीस्टार्ट करना, रिपीट मत सोचना। हमें पढ़ना है, हमें आता है सबको, लेकिन कुछ तो कमी रही ना। ये नहीं कि हमें नहीं आता था, पेपर अच्छा ही आना चाहिए। कट ऑफ कम जाती, सिलेक्शन इजी होता है, वो रीजन लगता है। इस बार तो हमने 650 के लिए सोच लिया था शुरू में ही एग्जाम में, इसलिए हम वो गड़बड़ हो गई, नहीं देखा 650 आए बहुत कम के। लेकिन कुछ चीजों को बोला तो ये छोटी छोटी चीजों को बस ध्यान रखना। अब जो हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लिख लें, find the volume of 11 gram CO2 at STP. Find the volume of 11 gram CO2 at STP. करेक्ट। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस हमें एक चीज बोलो जनरल, कि कोई भी क्वेश्चन हो पूरी फिजिक्स सुन ले, अगला तुम कर लेना, ये वाला इजी मैं बताऊंगा।
कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मास कहीं भी हो, वॉल्यूम हो, एक ही चीज करनी, हमें मोल में चेंज करना है उसको। मोल हम ले आएंगे, आंसर भी आ जाएगा। तो सिंपल सी एक चीज बोलना, चाहे स्टोइकियोमेट्री की क्वेश्चन ही क्यों ना हो, गिवन डाटा को मोल में बदलो, मोल लाओ, आंसर लाओ। क्योंकि हमारे पास रिलेशन सबके साथ मोल के हैं, मास और मोल का है, मास और वॉल्यूम का है, मोल और वॉल्यूम का, मोल और मास का है, तो मोल ही लाना है हर बार हमने। तो सिंपल सा, अब टाइम भी सेव करना हमने, तो 11 ग्राम CO2 तो बता मोल ला सकते हो ना। सबसे पहले मास गिवन डाटा है, तो जो गिवन डाटा है वो डिसाइड करेगा मोल का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। तो मास है गिवन, तो फिर क्या यूज करूंगा, मास इन ग्राम अपॉन बता मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, क्योंकि ये CO2 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, तो 11 ग्राम ही है CO2 का मॉलिक्यूलर वेट। सम ऑफ एटॉमिक मासेस से लाओगे 12 + 32 दोनों ऑक्सीजन का, तो कितने मोल हो गए, 1/4 मोल हो गए ऑक्सीजन के CO2 के। अब बता यहां पर इसको मैं 1/4 को 0.25 लिख सकता हूं ना, लिखना मत, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, तुमसे मोल पूछे क्या उसने। तो ये चीज ध्यान रखो, एक चीज कि कैलकुलेशन करना अलग चीज है, जल्दी करना अलग चीज है। अगर तुम्हें कोई वैल्यू डिवाइड करने पर आगे फिर काम आ रही हो, एग्जैक्टली होल नंबर ना आ रहा हो, तो फ्रैक्शनल रहने देना हमेशा, तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो गया आगे। अब तुमसे उसने पूछा ही नहीं मोल, तो क्यों लिखूं 0.2, तुमने जितना डेसिमल में वैल्यूज मल्टीप्लाई डिवाइड की उतना तुम्हारी कैलकुलेशन टफ, रहने दो उसको 1/4। अब बता, इसका दो मेथड है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, फॉर्मूले में लिख के भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला फिर लेंदी करेगा क्वेश्चन। अब बता, इसको मैं मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर में रख के वी ला सकता हूं ना, डायरेक्ट करो ना। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट STP 22.4, तो 1 मोल का 22.4 लीटर होता है, तो 1/4 का कितना हो गया, इंटू यही कर दो ना, 1 मोल के वॉल्यूम की वैल्यू तो पुट कर रहे हो ना, तो टाइम बचा ना तुम्हारे। 5.6 लीटर CO2 गैस प्रोड्यूस हो गया है, इसका मीनिंग तो होता है सिंपल सा। अब वो थ्योरी भी साथ में अप्लाई करो, तुम्हारा टाइम बचेगा। और ये तो मैं फॉर्मूला समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी तुम तो डायरेक्ट और टाइम बचेगा। सत्रह लिख लो। अब देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और थोड़ी सी चीजें साथ में भी लिख लिया करो, डाउट ओके। बहुत टाइम दे रहा हूँ मैं, ये नहीं कि बहुत फास्ट लिख रहा हूँ। फास्ट कर रहे हैं क्या, अभी तो आज तो बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया तो पढ़ा ही नहीं हमने अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ बोर्ड पर देख लें, 6 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। बोर्ड पर देख लें, फाइंड मास ऑफ 6 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। करेक्ट। अच्छा, अब यहां तुमसे क्या पूछा, आपके मास पूछा है अमोनिया का, लेकिन आपके गिवन डाटा मास है या वॉल्यूम है या मॉलिक्यूल्स है। और हमने बोला मास पूछो, वॉल्यूम पूछो, कुछ भी पूछो, लाना तुमने मोल है, मोल लाओ, आंसर लाओ। लेकिन अब डाटा क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स वाला, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी अब मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर करोगे ना यहाँ पर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 × 10⁻24। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू
6.02 10⁻23, लेकिन वो कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्स 6 ले ले तो वैल्यू कितनी मोल हो गए, 10 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब तुमसे मोल पूछा है या मास है, तो बता कैसे करूं। अब यहां पर 1 मोल का वॉल्यूम था तो 1 × 20.4 करा, लेकिन अब के वॉल्यूम है मास है, अच्छा ये एटम या मॉलिक्यूल, तो इसके 1 मोल का मास 17 ग्राम, तो बता इंटू 17 यही कर दो। 1 मोल का मास 17 ग्राम, तो 10 मोल का कितना हो गया, इंटू 10। ये समझ में आया सबको, नहीं तो फॉर्मूले में रख के देख लो, यही मोल पुट कर दो फॉर्मूले में, तो भी n × mw तो होता लास्ट में। लेकिन हम क्यों लिखें, ये लिखने में टाइम तो कुछ तो जाएगा ना लिखने में। तो 170 ग्राम अमोनिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड mass of 33.6 liter SO3 gas at STP. Mass of 33.6 liter SO3 gas at STP. करेक्ट। अच्छा आपके क्या गिवन है, मास लाना है, लेकिन गिवन डाटा किसका है, वॉल्यूम का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वॉल्यूम देखते ही अपॉन एसटीपी या 22.4 मत कर देना, चेक करना वो सब्सटेंस गैस भी होना चाहिए साथ में, तभी तो यूज कर सकते हैं। अच्छा अब मैं इसकी जगह अगर H2O वाटर लिख देता तो एसटीपी लिखता मैं साथ में, लेकिन क्या फिर वो अपॉन 22.4 करता कि मोल के लिए, क्योंकि वाटर गैस नहीं है, लिक्विड होता है। और ये किसके लिए ऐसे लिखा ना, SO3 वैसे भी गैस ही होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स लाने के लिए क्या कर दोगे, वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा लीटर में ही गिवन वॉल्यूम है, इसलिए अपॉन 22.4 लीटर ही करूंगा। 33.6 लीटर अपॉन 22.4 लीटर डिवाइड करोगे तो इसको 3/2 ही रहने दो, होगी तुमसे 1.5 का तो और लेंदी हो जाएगा। अच्छा अब इसका मास पूछा है, तो 1 मोल का मास इसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, और वो कितना होगा, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, 3 ऑक्सीजन का 48, तो सम करूंगा तो 80 ग्राम SO3। सॉल्व करोगे तो आंसर 120 ग्राम हो गया। तो मीनिंग क्लियर सबको, तो सिंपल सा, बस हमें एक चीज, हमने हमेशा सबसे पहले क्या करा, गिवन डाटा को मोल में बदला, देन उसको यूनिटरी मेथड से ही कर लिया। तो सिंपल हमने 1 मोल का रिलेशन लिखा था। एक और क्वेश्चन लिख, how many moles of O2 will be produced? How many moles of O2 will be produced on the decomposition of वापस सुन ले, how many moles of O2 will be produced on the decomposition of 4 mole KClO3, 4 mole KClO3। इक्वेशन लिख ले बोर्ड पर से। अच्छा अब ये सिंगल सब्सटेंस का या स्टैइकियोमेट्री का, क्योंकि आपको इक्वेशन है ना, डीकंपोजिशन तो रिएक्शन होती है ना, और रिएक्शन है तो रिएक्शन हमारे अकॉर्डिंग होगी या बैलेंस्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा गिवन डाटा किसका है,
KClO3 का, लाना किसका है, O2 का। तो बता जिसका गिवन डाटा है उसके कोफिशिएंट्स को पहले मोल की टर्म में लिखोगे ना, और जिसका प्रोड्यूस करना है या जिसका लाना है अननोन जो है उसका लिखोगे कोफिशिएंट बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और ये क्या बता रहा रिलेशन हमें कि 2 मोल KClO3 अगर डीकंपोज होता है तो कितने मोल O2 प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन डायरेक्ट हमने 4 मोल KClO3 को यूज किया क्या, क्योंकि रिएक्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, बैलेंस्ड इक्वेशन के रिलेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो 2 मोल से प्रोड्यूस होता है 3 मोल O2, तो 1 मोल KClO3 से प्रोड्यूस कितने हो जाएंगे 3/2 मोल। लेकिन है कितने एक्चुअल में 4, तो 4 से कितने हो जाएंगे 6 मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे O2 के। मतलब बता यहां भी तुमने क्या करा, मोल ही लाए ना, अभी भी चाहे केमिकल रिएक्शन है तो भी यूज तो हमने मोल को ही करना है। अच्छा मैं तुमसे इसी क्वेश्चन में, ये स्टैकियोमेट्री में तुम करते हो आगे क्वेश्चंस, मैं तुमसे मोल ना पूछकर O2 गैस का मास पूछ लेता तो कितना प्रोड्यूस होगा मास, तो भी बता तुम मोल ले आए ना, इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो, मास यहीं पर होगे। तो मैटर क्यों चेंज करें, मोल ही लाओ ना अभी भी। 1 मोल का मास O2 का 32 ग्राम, तो कितना हो गया 6 इंटू 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा ये गैस है ना, तो इसका वॉल्यूम एट एसटीपी पूछ सकता था, तो O2 का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना प्रोड्यूस होगा, तो भी मोल ले आओ। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 6 मोल का क्या हो गया इंटू 20.4। तो मतलब अब ये स्टैकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस भी सिंपल, तो मैं मोल से मोल लाने की जरूरत नहीं, कुछ भी लाना हो मोल ही लाना है हर बार, एक ही चीज लाओ उसी से आंसर लाना है हमने, मोल ही। मतलब ये चीज ले सबको ये। तो ये तो हमने मोल का जो बेसिक चीजें हमें काम आएंगी, चैप्टर हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे, अभी बस मैंने इंट्रोडक्शन बोला क्योंकि ये हमें आता है, तो जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो बहुत इजी है, सब चीजें पहले ही पॉइंट में ये सब चीजें काम आ जाएंगी जो हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स। जैसा तुम्हें सबको पता है केमिकल काइनेटिक्स जो है इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। जितने तरह से हम रेट पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो सारी रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन पढ़ते हैं। दूसरा किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होती है, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब तुम्हें ध्यान हो, मतलब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मतलब वो सिंगल स्टेप में होती है कंप्लीट रिएक्शन या मल्टी स्टेप्स में होती है। उसी के बेसिस पर तुम 2 टाइप की रिएक्शंस पढ़ते थे, एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सबको याद आ रहा है। तो बताइए इस चैप्टर को हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिटेल में हमने पढ़ना है जो मेन है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिख लें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पहली चीज तो है, रेट ऑफ रिएक्शन बोलूं, अच्छा मैं रेट बोलूं, वेलोसिटी बोलूं केमिस्ट्री में, या स्पीड बोलूं, तीनों का मीनिंग सेम। तो कभी कभी वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन लिख देगा, कभी स्पीड ऑफ रिएक्शन लिख देगा, लेकिन रेट बोलूं, वेलोसिटी बोलूं या स्पीड बोलूं, तीनों का मीनिंग सेम है। अब लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करूं मैं, लेकिन सबसे ज्यादा आरओआर या रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखते हैं। अच्छा कोई ये रिएक्शन का मतलब क्या है, सिंपल सा कि कोई केमिकल रिएक्शन में होता क्या है बताओ, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना। अब रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन हम कैसे करते हैं,
तो जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो किसी भी पार्टिकल की स्पीड तो क्या बोलते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। लेकिन द केमिकल रिएक्शन जब होती है तो यहां पर रिएक्शन डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं करती। ऐसा होता है कि रिएक्शन स्टार्ट हुई जब यहां थी खत्म वहां पे हुई, नहीं होता। लेकिन होता क्या फिर, तो यहां डिस्टेंस ट्रेवल की जगह हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो धीरे धीरे रिएक्टेंट कन्वर्ट किसमें होता जाता है, मतलब यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है विद टाइम या कम होती जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट कम होगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, मतलब वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग। तो मतलब यहां पर रिएक्टेंट जो है इसकी कंसंट्रेशन विद टाइम कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, मतलब यहां डिस्टेंस ट्रेवल की जगह क्या यूज करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। अच्छा मैंने वर्ड बोला चेंज इन कंसंट्रेशन, अब ये दो तरह का हो सकता है। अच्छा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में इंक्रीज है डिक्रीज, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, तो ये है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। लिख लें, इट इज डिफाइंड एज, और ये डेफिनेशन भी ध्यान रखना ये हम यूज करेंगे, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन इन ब्रैकेट, इसी के साथ लिख लें ब्रैकेट में, और प्रेशर ऑफ गैसेस और प्रेशर ऑफ गैसेस, ब्रैकेट के बाद लिख लें इसमें, वापस बोलो, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन इन ब्रैकेट और प्रेशर ऑफ गैसेस आफ्टर ब्रैकेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अच्छा इसमें बोर्ड देख लें फॉर्मूला जो इसका हम लिखे अगर, अच्छा वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जो फिजिक्स से पढ़ते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल की जगह क्या है, तो वही फॉर्मूला हो, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन, अब किसका देखते हैं हम, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, सिंपली। या इसी फॉर्मूले को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, अच्छा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा से। अच्छा कंसंट्रेशन जनरली हम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सी लिख देते हो ना, तो कैपिटल सी लिख सकता हूं, तो ये सी क्या है, कंसंट्रेशन डेल्टा चेंज, तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी है अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा टाइम इंटरवल, टाइम जो होता है वो कैपिटल टी या स्मॉल टी, ओके कैपिटल टी तो टेम्परेचर है, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अच्छा फिजिक्स में तुम यही डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी पढ़ते हो ना, डी एक्स बाय डी टी लिखते हो, तो है तो वही फॉर्मूला, तो वैसे का वैसा ही है। इसी तरह से अच्छा चेंज किसी का भी लाना होता है, किसी भी वैल्यू में प्रॉपर्टी में फाइंड करना होता है, तो कैसे करते हो, उसकी फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, तो सी फाइनल माइनस सी इनिशियल वैल्यू कर दोगे तो डेल्टा सी आ जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर दोगे तो डेल्टा टी आ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम ला सकते हैं इससे सिंपली डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अच्छा लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन की इससे न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मुझे बताएं फिर उसके साथ में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के यूनिट भी तो लिखोगे ना। अब तुम बताओ इसकी यूनिट इसी फॉर्मूले से लाओगे, जो अच्छा किसी की भी यूनिट लानी हो तो सिंपल से मेथड क्या होता है कि उसका जो फॉर्मूला है उसमें जो प्रॉपर्टीज है उनकी यूनिट पुट कर दो। अच्छा कंसंट्रेशन कुछ ना बताऊं तो क्या मानोगे, हमेशा मोलैरिटी, तो हमेशा कंसंट्रेशन को तुम हमेशा N बाई वी लिखते आ रहे हो ना, और N बाई वी क्या है, मोलैरिटी ही तो है ना, मतलब ये जो C है वो हमने जो अभी बोला था
वही जब चीजें काम आएंगी तो इसका क्या हो गया, ये N/V ही होगा ना। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट जो क्वेश्चन देगा। डायरेक्ट मत लिखना सेकंड में, वो फिजिक्स में तुम सेकंड में सबसे ज्यादा काम में लेते हो, बट यहां पर टाइम की यूनिट अगर क्वेश्चन में आर में गिवन है तो पर आर होगी ना, फिर तो मिनट में है तो पर मिनट, सेकंड में है तो पर सेकंड, इसलिए मैंने क्या लिखा है, ये टाइम इनवर्स लिखा है। या इस मोल पर लीटर को हम शॉर्ट में मतलब कैपिटल एम भी तो लिख सकते हैं ना, तो मोलर टाइम इनवर्स। अब टाइम की यूनिट तो वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन कि वो मिनट में है, आर में है या सेकंड में है, इसलिए मैंने टाइम इनवर्स लिखा। जो क्वेश्चन में लिखा वो यहां लिखोगे, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे तो बता कभी नेगेटिव आनी चाहिए क्या कैलकुलेट करने पर, रेट ऑफ, ऐसा फिजिक्स से बता दो। अच्छा, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या? साइन नेगेटिव पॉजिटिव यूज करते हो वहां पर, लेकिन वो साइन क्या बताता है कि डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है, अदरवाइज न्यूमेरिकल वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है ना। तो वैसे यहां भी रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, साइन तो यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं वो तो हम बताएंगे भी रीजन, तो लिख ले इसी के बाद। देख ले, ROR ही लिख लो शॉर्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा बार बार। ROR इज ऑलवेज, ROR is always a positive quantity, is always a positive quantity, is always a positive quantity। अब जो हमने ये पढ़ा, इसको मैं अगर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से बोलूं, तो अगर मैं तुमसे बोलूं जनरल कोई भी रिएक्शन हो, जनरल बोल रहा हूं, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है ये, तो मैं तुमसे बोलूं अगर कंसंट्रेशन को मैं y एक्सिस पर लूं, टाइम को मैं x एक्सिस पर लूं, तो बता लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये टाइम कम होगा या बढ़ेगा? अच्छा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है कभी टाइम कम होता है क्या? टाइम तो बढ़ेगा ना। इनिशियल मतलब टाइम ना बताऊं तो जीरो मानोगे हमेशा, तो बता मैं तुमसे खाली ये बोल देता आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट मतलब मैंने इनिशियल टाइम कितना बता दिया, 0, तो टाइम इंटरवल भी 10 ही हो गया ना वो। तो मतलब यहां पर कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ प्लॉट करूं तो कंसंट्रेशन यहां दो तरह की रिएक्शन में, कौन कौन सी बताओ? रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। अच्छा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कर्व 0 से स्टार्ट करूं या मैक्सिमम वैल्यू से? कि जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तब तक तो ओनली रिएक्टेंट ही है ना इनिशियली, और उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम, प्रोडक्ट की 0, मिनिमम मतलब 0 ही है उसकी वैल्यू। तो मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का कर्व 0 से स्टार्ट होता है, रिएक्टेंट का मैक्सिमम, लेकिन विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, और प्रोडक्ट की इंक्रीज होती जाती है। ये क्लियर सबको है? अब यहां पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, सामने लिखा है, चीटिंग करनी तो मुझे एक चीज बता दे, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या लिखा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अच्छा, लेकिन इसमें ये जो लिखा है हमने, यहां ध्यान से देखो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखा है या और प्रोडक्ट लिखा है? इसका मीनिंग क्या है कि हम किसी रिएक्शन की रेट ओनली रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी ला सकते हैं, ओनली प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी ला सकते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, चाहे मैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ROR लाऊं या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ROR लाऊं, दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी या सेम? सेम आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस से सोचो, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अलग अलग ROR आ गई तो बता एक रिएक्शन की क्या दो दो रेट हो सकती है क्या? तो हम चाहे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में फाइंड करें या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में करें, सेम आनी चाहिए। इसलिए डेफिनेशन वापस देखो,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा है, एंड नहीं लिखा है। अच्छा, उसमें ब्रैकेट में देखो एक और चीज क्या लिखा है, प्रेशर लिखा है या प्रेशर ऑफ गैसेस लिखा है उन्हें, मतलब प्रेशर ऑफ गैस लिखा है। तो ये अब रीजन मैं बोल रहा हूं सिंपल सा, तुमसे पूछा, सबको आता है, तुमने किसी ने मुझसे नहीं पूछा, तब मैं ही पूछ रहा हूं कि कंसंट्रेशन जो है वो हम सबके लिए यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन के लिए भी करते हैं, गैस के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन प्रेशर जो है वो हम सॉलिड्स लिक्विड्स का कंसिडर नहीं करते, ओनली गैसेस का ही कंसिडर करते हैं। अच्छा, सॉलिड्स लिक्विड्स का कंसिडर क्यों नहीं करते, गैसेस का ही क्यों करते हैं ओनली? और बचपन से पढ़ रहे हो, तो ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हो, 9 से भी पहले पढ़ रहे हो। रीजन इसका सिंपल सा रीजन, जो बचपन से पढ़ रहे हो, तो मैं डेफिनेशन में भी आज सबसे पहले जब पढ़ा था तुमने सॉलिड लिक्विड गैस, वही रीजन काम आएगा। थ्योरेटिकली मैं तुमसे कुछ भी बोल रहा हूं, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर कोई भी हो जाए, अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा सॉलिड लिक्विड गैस का कंपैरिजन करवाए थ्योरेटिकली, उसका हर जगह एक ही आंसर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सॉलिड्स लिक्विड्स में, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर या स्ट्रॉन्गर? तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, वो अपनी पोजीशन से मूव ही नहीं कर सकते, तो ये मतलब वेसल की बाउंड्रीज पर स्ट्राइक करेंगे क्या बहुत ज्यादा, क्योंकि ये फ्रीली मूव ही नहीं कर सकते। जबकि गैस जो है उसी का कंसिडर क्यों करते हैं हम प्रेशर, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नेग्लिजिबल, तो रैंडम मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस तभी तो करती है गैसेस, तो वो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेंगे ना, टकराएंगे ज्यादा स्पीड से, तो प्रेशर किसका कंसिडरेबल है, ओनली गैसेस का। मतलब हम गैसेस के लिए रेट को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन की टर्म में भी और प्रेशर की टर्म में भी, लेकिन सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस के लिए ओनली कंसंट्रेशन की टर्म में, सब सॉलिड लिक्विड्स के लिए ओनली सॉलिड के कंसंट्रेशन की टर्म में। बट यहां पर चीज जो है, रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा कि हम इसको रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी ला सकते हैं, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी ला सकते हैं। तो अब लाएंगे कैसे, मैं तुम्हें से क्वेश्चन पूछूं कि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें, तो मुझे बता, जब मैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करूंगा, तो ये जो फॉर्मूला है डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, इसमें डेल्टा सी भी ओनली रिएक्टेंट का ही देखूंगा ना, फिर प्रोडक्ट का देखूंगा क्या? तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला तो क्या है, सिंपली डेल्टा सी बाय डेल्टा टी ही है। अच्छा, इसी तरह से प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लाऊंगा अगर, तो बता फिर रेट ऑफ रिएक्शन तब भी मैं प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखूंगा ओनली डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब मुझे एक चीज बताएं, यहां पर इन दोनों फॉर्मुलेज में, चाहे मैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लाऊं चाहे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लाऊं, डेल्टा टी की न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका साइन कभी डेल्टा टी का नेगेटिव होगा क्या? क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तभी तो रिएक्शन होगी ना। अब लेकिन रिएक्टेंट के लिए बताओ, विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ती है या कम होती है? कम होती है, तो बता फाइनल ज्यादा होगी या इनिशियल ज्यादा होगी? मतलब इनिशियल ज्यादा होगी, मतलब फाइनल कम होगी, कभी कभी ऑलवेज। तो बता डेल्टा सी, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो बता डेल्टा सी का साइन कभी कभी नेगेटिव या ऑलवेज नेगेटिव? और ये साइन डेल्टा सी नेगेटिव पुट करूंगा, डेल्टा टी पॉजिटिव, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? नेगेटिव आएगी ना। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए करूं तो मतलब फाइनल ज्यादा या इनिशियल कम? एक ही बात है, सुन तो लो मैंने क्या बोला है, फाइनल ज्यादा होगी या इनिशियल कम होगी? तो एक ही बात है, तो सुना करो ध्यान से। तो बताइए यहां पर फाइनल ही ज्यादा होगी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, इनिशियल कम होगी, तो डेल्टा सी का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो डेल्टा सी पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगी ना। अच्छा, लेकिन मुझे था जो अभी तुमने लिखा है रजिस्टर में, उसके अकॉर्डिंग बता, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या आई? नेगेटिव, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव साइन आया, ये करेक्ट है क्या?
अभी तुमने लिखा, पढ़ो, ROR इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब कैलकुलेट करने पर भी ये पॉजिटिव ही आनी चाहिए रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, जबकि ये तो रॉन्ग आ गई। अभी तो तुम मतलब साइन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव यूज करते थे ना रेट का, तो वो क्यों करते थे नेगेटिव? बिकॉज अगर हम ये नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ जाएगी। तो तुमसे अगर मैं ये पूछूं तो ये साइन हमने यूज किया है नेगेटिव, डेल्टा सी नेगेटिव का साइन नहीं रखा है हमने, ये क्योंकि डेल्टा सी का साइन तो ऑलरेडी रखकर नेगेटिव आ चुका, ये तो हमने एक्स्ट्रा यूज करा। हमने साइन नेगेटिव ही क्यों यूज करा इसके साथ? सिंपल सा रीजन तो पॉजिटिव करनी थी, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज होती है, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव अपने आप मतलब पॉजिटिव हो गए ना रेट, तो वो जब हमने लिखा पॉइंट वो ऑलवेज करेक्ट। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट है। तो बोला इसी तरह से अगर मुझे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में यूज कर, लिख भी लेना है साथ में, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में यूज करना हो तो फिर नेगेटिव साइन यूज करूं या पॉजिटिव? क्योंकि अच्छा पॉजिटिव ही क्यों यूज करा? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होती है, इंक्रीज, तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम, जबकि पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। तो मुझे एक चीज जनरल में बोलूं, बोर्ड पर एक सेकंड, अगर मैं तुमसे जनरल बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन के साइन कैन बी, साइन तो मतलब वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहां प्लस माइनस जो हमने पहले लिखा था ना फॉर्मूला, उसमें ये प्लस माइनस भी ऐड कर लेना ये चीज, ठीक है। और एक चीज मैं बोल रहा हूं, ये चीज तुमसे पहले भी बहुत सारे टीचर्स ने बोली होगी जो मैं बोलने वाला हूं, और तुमने हाँ भी किया होगा कि जितना मैं पढ़ा दूं आज डेली, या डेली बोला टीचर जो भी बोल, उसको सेम डे जाकर रिवाइज जरूर करना। मुझे पता है तुम्हें सबको आती चीजें, अभी मैंने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाया भी नहीं इस चैप्टर में, एक तरह से नेक्स्ट क्लास से मेनली स्टार्ट करेंगे, बट ये छोटी छोटी चीजें हमें आएंगी तो वो चैप्टर हमें आगे इजी लगेगा, ठीक है। तो पढ़ोगे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।